भारत में जो चुनाव होता है वो चुनाव नहीं है, वो केवल नौटंकी है। ये मैं ईवीएम मशीन के पहले कई बार कह चुका हूं और उसको साबित करने के लिए मैंने कई उदाहरण साबित किए। 2009 से चुनाव में लोग टीवी पर चर्चा चल रही थी, डिबेट चल रहा था। उस डिबेट में क्या चर्चा हो रही थी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, अगर 100 है तो 100 में 42% लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं। अगर 100 बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं तो उसमें से 42% लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं। तो जो पोल्ड वोट है, एक तो टोटल वोट है, अगर मान लो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का 100 टोटल वोट है तो उसमें से 42% लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं। और जो पोल्ड वोट है, क्योंकि 100% तो पोल होता नहीं है, इसलिए जो पोल्ड वोट है तो पोल्ड वोट का 22% जो है वो पैसा लेकर वोट डालते हैं। ऐसा डिबेट टीवी पर 2009 के चुनाव के दौरान चल रहा था। चुनाव में तो 2-3% वोट इधर का इधर अगर हो गया तो रिजल्ट इधर का इधर हो जाता है। 22% का मतलब तो यह हुआ कि मामला तो कहां के कहां हो जाता है। यह चर्चा वहां चल रही थी और मैं सोच रहा था कि ये डिबेट करने वाले जो लोग हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं। तो मैंने सोचा अभी आगे कौन कौन पार्टी के लोग पैसा देते हैं और वोट खरीदते हैं, इसकी भी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में होगी। अब थोड़ी देर बाद में होगी तो मैं देखता रहा, साला कार्यक्रम बंद हो गया। पैसा लेकर वोट डालते हैं यहां तक चर्चा हुई, कौन पार्टी के लोग पैसा देते हैं, कौन पार्टी के लोग पैसा लेकर के वोट खरीदते हैं, ये चर्चा नहीं की गई। मगर जो चर्चा टीवी में नहीं हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में वोट खरीदने का प्रचलन कांग्रेस ने शुरू किया। देश में वोट खरीदने का जो कार्यक्रम है देश भर में, यह कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरू किया। क्योंकि कांग्रेस दीर्घकाल तक सरकार में रही पार्टी है, इसलिए 2 नंबर का काला धन, भ्रष्टाचार से हासिल धन जो है ज्यादा से ज्यादा उनको उपलब्ध होता है। दूसरी, ये जो बीजेपी है इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी ब्राह्मण बनिया पार्टी है। तो बनिया या तो व्यापारी है, या तो उद्योगपति है, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है, तो इसको भी 2 नंबर के धंधे करते रहना है। तो इस वजह से इनको भी सरकार का प्रोटेक्शन जरूरी है, वो उनको देते हैं। तो भारत में देखो भारत में या तो कांग्रेस का राज है या तो बीजेपी का राज है, बस 2 ही राज है। ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि तीसरा जो राज है वो कम्युनिस्टों का राज है। कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट भी ब्राह्मणों की पार्टी। अभी जो राज्य लेवल पर जयललिता की पार्टी वो ब्राह्मण की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी वो भी ब्राह्मण की पार्टी। अब नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में आई वो बीजेपी के समर्थन से, इसलिए वो आधी ब्राह्मण के समर्थक आधी बैकवर्ड की, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये बात अगर हम मान ले तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ये लोग, खास तौर पर ये प्रचलन कांग्रेस ने शुरू किया और ये काम अभी 2 पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर करती है। अब अगर वोट खरीदा जाता है, मान लो वोट खरीदा जाता है, तो जो वोट खरीदा गया अगर उसके समर्थन में वोट डालता है तो इसका मतलब जनता की वास्तविक इच्छा, जिस प्रतिनिधि को वो चुनना चाहता है उस प्रतिनिधि को वो चुन नहीं सकता, और जिसको वो चुनना नहीं चाहता है वही प्रतिनिधि बनकर चुनकर जाता है। तो ये तो फार्स है फिर डेमोक्रेसी के नाम पर। अगर वो डेमोक्रेसी के नाम पर फार्स है, धोखाधड़ी है, तो फिर जनता की इच्छा कहां है? यानी चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव इसलिए होते हैं कि 125 करोड़ लोग संसद में या विधानसभा में जाकर बैठ नहीं सकते, इसलिए जनता को अपने प्रतिनिधियों के द्वारा लोकतंत्र का कार्यभार चलाना पड़ता है और फिर जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ते हैं।
तो क्या जनता के पास अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो संविधान ने उसको दिया है, क्या व्यवहार में ऐसा है? तो सबसे पहले देखो, 52 में चुनाव हुआ। मैं 52 के चुनाव का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बाबा साहब आंबेडकर के खिलाफ में काजरोलकर को कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया। काजरोलकर बाबा साहब आंबेडकर के साथ में आंदोलन में सहभागी थे। उनको कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर से तोड़ा और उनके ही खिलाफ चुनाव लड़वाया। और बाबा साहब, वो चौथी फेल आदमी था, वो चुनकर आ गया। बाबा साहब आंबेडकर चुनाव हार गए। चुनाव जीतने के बाद काजरोलकर बाबा साहब आंबेडकर को दादर में उनके घर में मिलने के लिए गए और उन्होंने जाते ही बाबा साहब आंबेडकर के पैर पर हाथ डाल दिया कि बाबा साहब, मैं आपको हरवाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा था। वो तो जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली से मुझे 25,000 रुपया भेजा था। अब उस समय का 25,000 आज का 2.5 करोड़, शायद मैं कम ही बोल रहा हूं, ज्यादा होगा। उस समय का 25,000 हो सकता है कि वो 25 करोड़ हो, क्योंकि उस समय जो रुपये का वैल्यू था उसके हिसाब से कैलकुलेट अगर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी राशि थी। तो बाबा साहब आंबेडकर को उसने ये जो बात बताई, ये जो बाबा साहब आंबेडकर का लाइफ एंड मिशन का एक ग्रंथ संपादित है, उसके अंदर वो एडवोकेट क्या नाम उसका, खैर मोड़े के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस ने पैसे का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया, जितना भारत के संविधान के द्वारा खर्चा करने की अनुमति है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा पैसा खर्चा करने का काम, ये शुरुआत जो है गैर कानूनी संविधान के विरोध में जाकर काम करने का काम कांग्रेस ने शुरू किया। दूसरा भयंकर काम कांग्रेस ने जो संविधान के विरोध में, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के विरोध में क्या काम किया कि उस समय कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी चालाकी की। कांग्रेस ब्राह्मण बनिया की पार्टी, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% महाराष्ट्र में तो 2.25% है, और 2% बनिया को मिलाया जाए तो 2.25 और 2 4.25%। अब 4.25% में से तो ग्राम पंचायत का सदस्य चुनकर नहीं जा सकता, तो लोकसभा का कैंडिडेट महाराष्ट्र से कैसे चुनकर जाएगा? इसलिए कांग्रेस ने उस समय जो चुनाव के लिए जो तरीका अपनाया था कि जिस चुनाव क्षेत्र में जिस जाति की संख्या ज्यादा है, या तो उसको कैंडिडेट बनाया जाए, और अगर उसको कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है तो वो जाति की संख्या जिस प्रदेश में ज्यादा है उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, उसको मुख्यमंत्री पद का लालच दिया जाए, और चुनाव क्षेत्र जिस एरिया में है उस चुनाव क्षेत्र के एरिया में पार्टी का संगठन जिस जाति की संख्या ज्यादा है उस जाति के आदमी को दिया जाए और उसके ऊपर चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी लगाई जाए। तो स्वाभाविक है कि वो अपने जाति के वोट जो है उस कैंडिडेट को डलवाने का काम करेगा। जाति के नाम का उपयोग करना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस है। गरीबों को इसलिए गरीब रखा गया, गरीबों को भूखमरी के कगार पर इसलिए पहुंचाया गया ताकि गरीब वोट बेचने के लिए तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं वोट खरीदना चाहता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं वोट खरीदना चाहता हूं, मैं बेचने वाला ही नहीं है, चलो सौदा कैसे होगा बताओ? मैं पैसे वाला हूं, मैं वोट खरीदना चाहता हूं, मगर कोई वोट बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो वोट कैसे खरीदा जाए? तो इसलिए सरकार ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाया जाए। जब साले भूखे ही रहेंगे तो कम से कम चुनाव में अपना वोट बेचने के लिए तो अपने से राजी हो ही जाएंगे। तो भारत में जो भूखमरी है वो वर्ल्ड बैंक कहता है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा अर्थशास्त्र भारत में फेल क्यों है। जैसे जैसे ग्रोथ रेट बढ़ता है वैसे वैसे गरीबी कम होती है, भूखमरी कम होती है, ऐसा अमेरिकन अर्थशास्त्र कहता है, यूरोपियन अर्थशास्त्र कहता है। तो यूरोपियन और अमेरिकन अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत में ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है, भूखमरी भी बढ़ रही है, साला साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो रहा है।
उनको पता ही नहीं, साला हमारा अर्थशास्त्र जो अमेरिका वाला है, जो यूरोप वाला है, वो अर्थशास्त्र भारत में फेल क्यों हो रहा है, वो किसी को पता नहीं है। और वो केवल मुझे पता है, और मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं और मुझे पता है, क्योंकि मैं राजनीति शास्त्री हूं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। ब्राह्मणों की जो राजनीति भारत में चल रही है, उनको वोट खरीद करना जरूरी है। कैसे? अब 3.5% आदमी देश की पंचायत पर काबू कैसा करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा नहीं है, आप चोरी पैसों की करोगे। आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसों की चोरी करोगे। अगर आपके पास वोट नहीं है तो काहे की चोरी करोगे? अरे जिसके पास पैसा नहीं वो पैसे की चोरी करेगा, जिसके पास वोट नहीं है वोटों की चोरी करेगा। चोरी करने के कई तरीके हैं। फिर या तो वो आपने जो वोट डाला वो बैलेट बॉक्स गायब कर देगा। इवन आप हैरान करोगे, काउंटिंग में गड़बड़ी करते। अभी काउंटिंग हो रही, 2543 वोटों से रामनारायण प्रसाद आगे चल रहे हैं। एक आधे घंटे में अनाउंस हो जाता है कि रामनारायण प्रसाद 5000 वोटों से हार गए। बाहर अनाउंस कर दिया जाता है, वो दौड़ते हुए आता है, अरे अभी तो मैं 2543 से आगे था, कैसे मैं चुनाव हार गया। तो कलेक्टर क्या बोलता है? आपको ऑब्जेक्शन है? हमको कोई एतराज नहीं, आप कोर्ट में जाओ। वो कोर्ट में जाता है, दूसरा चुनाव आता है, तब भी उस कोर्ट का कोई रिजल्ट नहीं लगता है। एक कोर्ट में बैठे हुए जो जज है वो भी साले उसी के भाई बंद है। जो सरकार में बैठे हुए हैं वो उनके ही भाई बंद उधर बैठे हुए हैं, वो बदमाशी में लगे हुए हैं, वो रिजल्ट ही नहीं देते। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा कि चुनाव का रिजल्ट 6 महीने के अंदर लगना चाहिए, लगता नहीं है। तो इसका मतलब यह है, ये सारी बातें अगर हम देख ले, सारी बातों का अध्ययन अगर हम कर ले, तो इससे पता चलता है कि सरकारी मशीनरी भी इस काम के लिए लग करके जनता की जो वास्तविक इच्छा है, वो जिसको चुनना चाहता है वो चुनने के लिए सामने नहीं आता है। ईवीएम मशीन के पहले ही बदमाशी चल रही है, और ईवीएम मशीन के दौरान बदमाशी करने वाले जो लोग हैं, जिनके पास वोट नहीं है, वही बदमाशी कर रहे हैं। अब उनके पास सबसे बड़ा हथियार आ गया है, वो है ईवीएम। अब ये बैलेट बॉक्स है, ये बैलेट पेपर है। ये बैलेट पेपर पर आपने स्टैम्प मारा, पंजे पे मारा, हाथी पे मारा, या और बहुत सारे फूल पे मारा, कमल पे मारा, ये दिखाई देता है। जिसने मारा उसको गारंटी है कि मैंने यहां मारा। और जिस कागज पर मारा वो कागज जो है वो डालता है अपने से, अपने हाथ से फोल्ड करके डालता है। वो फोल्ड करके ऐसे अपने हाथ से डालता है और फिर काउंटिंग में वो निकलता है। तो ये जो कागज है ये वेरिफिकेशन करने के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए उपलब्ध है। अगर आप बाद में जाकर रिकाउंटिंग करने के लिए बोलोगे तो ये अवेलेबल है। मगर ईवीएम मशीन में आपने बटन दबाया, आपको दिखाई दिया, हाँ ये तो पंजा पर गया है, फूल पर गया है, और बराबर वही पर गया है, वो दिखाई दे रहा है। मगर जो काउंटिंग है वो काउंटिंग उसी के अंदर हो गया या नहीं हुआ, इसका वेरिफिकेशन करने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। इस चुनाव में, 2016 के चुनाव में आसाम में 100 ईवीएम मशीन पर पंजे पर वोट डाला जा रहा था और कमल के निशान पर उसका स्टैंप आ रहा था। असम में तो वो 100 मशीनें हटा दी गई। बाद में चुनाव का रिजल्ट कांग्रेस के विरोध में आया। 13 में से 9 सीटें बीजेपी ने चुनाव वहां जीता। और आसाम में बीजेपी का संगठन नाम का कोई संगठन नहीं है, मगर वो चुनाव उन्होंने 13 में से 9 सीटें उन्होंने जीती। तो आसाम के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट इशू किया कि ईवीएम मशीन के गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ।
तो इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद में एक्सपर्ट लोगों का ऐसा कहना है कि वोट डालने के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, डालने के बाद गड़बड़ी हो सकती है, काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, सरकार के नियंत्रण में 2-3 दिन रहता है तब गड़बड़ी हो सकती है। यानी एक्सपर्ट लोगों का यह कहना है कि हर लेवल पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। हैदराबाद का एक एक्सपर्ट ऐसा है, उसका कहना है कि ब्लूटूथ के द्वारा मैं सारे देश के ईवीएम मशीन को हैक कर सकता हूं, सारे देश के एक जगह से कर सकता हूं। अभी इस तरह का अमेरिका में ईवीएम मशीन सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्री है, मगर अमेरिका में आज भी बैलेट पेपर चलता है। जर्मनी में ईवीएम मशीन को चलाया गया, लोगों ने विरोध किया, रद्द कर दिया। यूरोप में ईवीएम मशीन चलता नहीं है। जो देश ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में, उन लोगों ने ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव करना बंद कर दिया, क्योंकि जनता का उसके ऊपर विश्वास नहीं है। जब 16 तारीख को रिजल्ट आया तो अमेरिका के अखबार में भारत के चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुए ऐसी खबर छपकर आई। बीबीसी वालों ने खबर छापी कि भारत के चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि चुनाव कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए सर्वाधिकार बहाल किया जाता है। चुनाव कमीशन के पास फ्री एंड फेयर, देखो खास शब्द इस्तेमाल किया बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में, फ्री एंड फेयर, मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है तो फिर तो चुनाव एक फार्स है, नौटंकी है, धोखाधड़ी है। चुनाव कमीशन तो बदमाशी कर रहा है, ये तो आ गया समझ में, आप लोगों के समझ में आएगा होगा कि चुनाव कमीशन बदमाशी कर रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट बदमाशी क्यों कर रहा है? याद होगा कि उस समय कांग्रेस के लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि हमारे 160 सीटें चुनकर आएगी। उसकी 2009 के चुनाव में 207 सीटें चुनकर आई। और जनता के हित के लिए 2004 के बाद कांग्रेस ने केवल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी जनता के विरोध में काम किया। तो जब जनता के और कॉमन आदमी के विरोध में काम किया तो फिर वो 2009 के चुनाव में इतनी ज्यादा संख्या में चुनाव जीतकर आई कैसे? और इस वजह से सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गया 2009 में। सुब्रमण्यम स्वामी गया और फिर सुब्रमण्यम स्वामी के केस के आधार पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन उसी स्थिति में अलाउ किया जा सकता है यदि पेपर ट्रेल किया जाए। पेपर ट्रेल का मतलब यह है कि जिस किसी ने भी मान लो पंजाब को वोट दिया तो पंजाब की स्लिप बाहर आएगी। फूल अगर कमल को वोट दिया, कमल की स्लिप बाहर आएगी। हाथी को वोट दिया, हाथी की स्लिप बाहर आएगी। और वो हाथी की स्लिप जो है वो बाहर आएगी और बाहर आकर वो जो वोटर है वो देखेगा, हाँ मैंने जिस पर स्टैंप लगाया वही आ गया है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वो स्लिप ऑटोमेटिकली बैलेट बॉक्स में जाएगी। ये समझ रहे हो ना, बहुत खास बात समझा रहा हूं आप लोगों को। अब वो ईवीएम मशीन के अंदर एक आंकड़ा है और एक आंकड़ा बैलेट बॉक्स के अंदर है। बैलेट बॉक्स के अंदर चीट निकल रहे हैं, चीट की काउंटिंग और बैलेट और मशीन की काउंटिंग, अगर दोनों काउंटिंग का आंकड़ा एक हो गया तो माना जाएगा कि ये फ्री एंड फेयर हो गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया
जनवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन को आपको अलाउ नहीं किया जा सकता, और अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ करने के लिए आपको पेपर ट्रेल करना होगा। चुनाव कमीशन ने 2013 मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दाखिल किया। ये सारी बातें मैं चुनाव कमीशन के साइट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखे गए हैं उसके आधार पर बता रहा हूं। क्या एफिडेविट दाखिल किया चुनाव कमीशन ने? चुनाव कमीशन ने एफिडेविट दाखिल किया, पेपर ट्रेल करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है और इस पर पैसा भी ज्यादा खर्चा आने वाला है, इसलिए हम इसे 2014 के चुनाव में लागू नहीं कर सकते, 2019 के चुनाव में लागू करेंगे। एफिडेविट का मतलब समझते हो ना? ओथ, शपथ पूर्वक चुनाव कमीशन ने डिक्लेयर किया, ओथ पर डिक्लेयर किया कि हम लोग इसके लिए एग्री है कि पेपर ट्रेल होना चाहिए, स्लिप दिया जाना चाहिए, एविडेंस दिया जाना चाहिए, वेरिफिकेशन का कोई सिद्धांत जो है होना चाहिए। हम इस बात को मानते हैं, हम इस बात के लिए राजी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो निर्णय दिया वो निर्णय पर अमल करने के लिए हम राजी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और चुनाव कमीशन ने कहा कि हमें मंजूर है, इसका मतलब है चुनाव कमीशन ने भी माना कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। अगर गड़बड़ी नहीं होती है तो वो एफिडेविट दाखिल करते कि ऐसा नहीं है, हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए हमें यह मंजूर नहीं है। चुनाव कमीशन को ऐसा कहना चाहिए था, मगर चुनाव कमीशन ने कहा हां हम पेपर ट्रेल करने के लिए तैयार है। इसका मतलब चुनाव मशीन में, ईवीएम मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हम लोग पेपर ट्रेल करने के लिए तैयार है। शपथ पत्र लिखकर दिया 2013 में। जनवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और 14 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन ने शपथ पत्र दिया। अगर उनको इतना ही देना है कि हमें मंजूर है और हमारे पास समय नहीं है, अब 2014 में चुनाव करना है, 2012 जनवरी में फैसला दिया तो पूरा 12 खाली है, पूरा 13 खाली है, और 13 और 12 पूरा खाली है, एक 11 महीना खाली है, एक 12 महीना खाली है, और मार्च में चुनाव हो रहा तो 3 महीना वो खाली है। तो इसका मतलब है 22 महीने, 12 और 11 23 और 2 25 महीने उसके पास में है। 2 साल 1 महीना सरकार इलेक्शन कमीशन के पास में है, तो वो 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल लागू कर सकती थी। मगर उन्होंने क्या किया, 2012 को चुनाव कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के बारे में 2013 मार्च को एफिडेविट दाखिल किया, 14 महीने के बाद। 14 महीने वेस्ट कर दिया। 14 महीने वेस्ट करने के बाद में कहा अब हमारे पास समय नहीं है। अगर मान लो मार्च महीने में किया और मार्च महीने 2014 में चुनाव होने वाला है, तो भी 12 महीने का समय है, और भारत कोई बैकवर्ड कंट्री नहीं है, और अगर उनको ईवीएम मशीन नए बनाने हैं तो इसका मतलब है वो बना सकते हैं, इसलिए समय नहीं है, ये भी सही नहीं है। दूसरी बात कि इसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा, तो साले मुफ्त में लोकतंत्र मिलेगा क्या है? मुफ्त में लोकतंत्र मिलेगा? लोकतंत्र भी चाहिए और पैसा खर्चा भी नहीं होना चाहिए।
3,400 करोड़ रुपया इस चुनाव में खर्चा हुआ। भारत सरकार का एक साल का बजट कितना है? 17 लाख करोड़ का। अबे 17 लाख करोड़ का बजट है और 3,400 करोड़ रुपया लोकसभा के चुनाव के लिए खर्चा हो रहा है। ये तो मतलब इसको, इस खर्चे को तो कोई खर्चे ही नहीं माना जा सकता। 17 लाख करोड़ का एक साल का बजट है और चुनाव 5 साल के लिए हो रहे। इसका मतलब है कि 17 × 5 तो कितना हुआ? 85 लाख करोड़। तो लगभग 85 लाख करोड़ जिसका 5 साल का बजट है, वो 5 साल में 3,400 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। तो 85 लाख करोड़ का 3,400 करोड़ कितना परसेंटेज है? 0 पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब है पैसा नहीं है, ये भी सही नहीं है, समय नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब सवाल है, अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन के इस अपील को, इस एफिडेविट को स्वीकार क्यों किया? चुनाव कमीशन तो बदमाशी कर रहा है, ये तो आ गया समझ में, आप लोगों के समझ में आएगा होगा कि चुनाव कमीशन बदमाशी कर रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट बदमाशी क्यों कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज है, क्या उनको यह पूछना नहीं चाहिए था कि आपको यह काम करने के लिए कितना समय लगता है? नए ईवीएम मशीन के ऑर्डर देने के लिए आपको कितना समय लगता है? बताओ। जज को सवाल पूछना चाहिए था। मेरे जैसे सामान्य आदमी को, जिसको जुडिशरी का ज्ञान नहीं है, वो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो जज जाते हैं वो हाई कोर्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि रखने वाले लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मूर्खता की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उनको पूछना चाहिए था कितना समय लगता है? तुम्हारे पास 12 महीने का समय है, पहले तुमने 14 महीने के बाद में इसका एफिडेविट क्यों दाखिल किया? ये लेट क्यों दाखिल किया? पहले उसकी हजामत करना चाहिए था। फिर तुम बोल रहे हो 14 महीने के बाद में एफिडेविट दाखिल करने के बाद बोल रहे हो कि समय नहीं है। तुमने समय बर्बाद कर दिया। अभी तुमको समय का बहाना नहीं दिया जा सकता। अभी तुमको बोलो कितना समय लगता है ईवीएम मशीन के, इसके लिए एक और 8 दिन का समय दिया जाता है, 8 दिन में हमको ये दूसरा एफिडेविट दाखिल करो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं पूछा। दूसरा, उनको ये पूछना चाहिए था कितना करोड़ खर्चा ज्यादा आएगा, इसकी वजह से कितना ज्यादा करोड़ खर्चा आएगा। 14 महीने में तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तुमको ये बताना चाहिए था कि इतना 1000 करोड़ रुपया ज्यादा बढ़ेगा तो हम इधर ऑर्डर पास करते कि अगर इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आता है तो जरूर किया जाए। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। वेरी फाउंडेशन बेस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी का अगर चुनाव वही खतरे में है जिसके आधार पर लोकतंत्र चालू होता है, अगर वही खतरे में है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट भी इस बदमाशी में शामिल है। मैं ऐलान ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल है। दूसरी बात, बहुत भयंकर बात आपको बता रहा हूं। एक, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ईवीएम मशीन फ्री एंड फेयर नहीं है, इसीलिए तो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और चुनाव कमीशन ने हम पेपर ट्रेल लागू करेंगे मगर 19 को लागू करेंगे, 14 को लागू नहीं कर सकते, इसका मतलब उन्होंने भी मान लिया कि चुनाव ईवीएम मशीन फेयर एंड फ्री नहीं है। दोनों मान लिया। अगर दोनों ने मान लिया और 13 में दोनों ने मान लिया तो 2014 का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा क्यों करवाया गया? दोनों मान रहे, दोनों स्वीकार कर रहे। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है गड़बड़ी है, चुनाव कमीशन बोल रहे हैं हां हमें मंजूर है। अगर दोनों स्वीकार कर रहे हैं तो फिर 2014 का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा करवाने का ऑर्डर क्यों किया गया?
क्या करना चाहिए था? ओके, तुम 2019 को लागू कर लो, मगर 2014 का चुनाव बैलेट पेपर के आधार पर किया जाए। खर्चा बढ़ने के बजाय घट जाएगा। हाँ, करो। वडोदरा में चुनाव हुआ, वहां का जो पटेल मिनिस्टर है उसने 8 दिन पहले ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी 5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से चुनकर आने वाले हैं। वो 5 लाख के ज्यादा से आ गया। अब ये संजोग माना जाए कि फिक्सिंग माना जाए, जैसे क्रिकेट में फिक्सिंग होता है वैसे साला मशीन में भी फिक्सिंग होता है। फिर वाराणसी में भी उन्होंने कहा था कि 5 लाख वोट से ज्यादा चुनकर आता है। वहां जब चुनाव हुआ, चुनाव के शाम को 8 या रात के 10 बजे तक परसेंटेज घोषित करना पड़ता है। जितना परसेंटेज घोषित किया गया उससे 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। श्रीवास्तव जो अधिकारी था उसके घर में ईवीएम मशीन पकड़ी गई। और वो कैसे पकड़ी? गलती से वो ड्यूटी पर गया था, उसके बेटे ने 10-15 साल मशीन रखे हुए हैं तो उसका फोटो लिया और व्हाट्सएप पर डाल दिया। उसका बेटा भी, उसको लगा कि हमारे घर में देखो इतनी मशीनें हैं। उसके बेटे को क्या मालूम साली बदमाशी है। वो व्हाट्सएप पर सारा का सारे दुनिया वालों ने देख लिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया, हां ये बात सच है कि इलेक्शन कमीशन ने वो मशीनें श्रीवास्तव को दी थी, मगर उसका चुनाव में उपयोग नहीं हुआ। देखो फिर बदमाशी, जो चोर होता है ना, वो चोर कोई न कोई गलती कोई न कोई छोड़ देता है। अभी मैंने फिर सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया? कि क्या किसी अधिकारी को ईवीएम मशीन घर में लेकर जाने का इलेक्शन कमीशन का नियम है? तो मैंने अध्ययन करने के बाद पता चला किसी भी अधिकारी को ईवीएम मशीन घर में लेकर जाने का अधिकार नहीं है। वो कलेक्टर ऑफिस के स्ट्रांग रूम में नहीं, स्ट्रांग रूम में, केवल रूम में नहीं रखा जाती है वो मशीन। अगर वो खाली भी है तो भी उसके लिए जो रूम बनाए गए हैं उसके लिए नाम दिया है स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम का मतलब बैंक में भी स्ट्रांग रूम होता है। अगर सोना रखना है तो वो 2-3 चाबी के अलावा, एक चाबी पर नहीं खुलता है, 2-3 चाबी के, उसको क्रॉस चाबिंग जो है चाबी का सिस्टम होता है, वहां खुलता है, वहां रखा जाता है। और किसी भी अधिकारी को घर में वो मशीन लेकर जाने का अधिकार नहीं है। चलो ठीक है, वो उसका उपयोग नहीं हुआ, मगर वो घर में लेकर कैसे गया, एक बात। और वाराणसी के काउंटिंग में 1,87,000 वोट ज्यादा क्यों निकला? अगर ज्यादा निकला तो इसका मतलब है उस मशीन का मिसयूज हुआ। अभी महाराष्ट्र के कई विधानसभा के चुनाव में बीएमपी के लोगों के जो कैंडिडेट के जो वोटर्स है, उन लोगों ने हमारे पास लिख कर दिया कई जगह। फॉर एग्जांपल एक बूथ है, वो बूथ पर 8 हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। वो 8 कार्यकर्ता के घर में 40 वोटर है। वो बूथ के काउंटिंग में एक भी वोट नहीं निकला। उन्होंने वोट दिया, रिकॉर्ड सरकार के पास अवेलेबल है, क्योंकि जो वोट देता है तो उसको एक तो टिक मार्क करते हैं, फिर साइन लेते हैं, तो रिकॉर्ड आप वेरीफाई कर सकते हो कि उसने वोट दिया कि नहीं दिया। दूसरा, वो वोट पेपर लेकर के घोषित कर रहा है कि मैंने इसी पार्टी को दिया, तो वो उसके नाम पर वोट क्यों नहीं निकला? इसका मतलब यह है कि ये जो ईवीएम मशीन जनता जिसको चुनकर भेजना चाहती है उसको चुनकर भेजने के लिए जनता के इच्छा पर बलात्कार किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है। जिसको वो चुनना चाहते हैं उसको वो चुनकर जाने देना नहीं चाहते हैं। ये एक प्रकार से जनता की इच्छा पर बलात्कार करने का मामला है। अगर जनता जिसको चुनकर भेजना चाहती है उसको अगर तुम चुनकर जाने नहीं देना चाहते हो तो ये तो एक प्रकार का जनता पर, लोकतंत्र पर बलात्कार है। अगर लोकतंत्र पर ही बलात्कार होता है तो हमारे देश में आज दिखाई दे रहा है वो वास्तव में लोकतंत्र नहीं है, वो एक नौटंकी है। और इस नौटंकी को हम लोगों ने निर्णय किया कि आने वाले समय में ये ईवीएम मशीन को रद्द कर दिया जाए। ये हमारा कहना है, ये ईवीएम मशीन को रद्द कर दो। यदि ईवीएम मशीन रद्द नहीं करते हो तो पेपर ट्रेल लागू होना चाहिए। यदि पेपर ट्रेल आप लागू नहीं करते हो तो बैलेट
पेपर ही ठीक है, क्योंकि बैलेट पेपर में अगर आपने स्टैंप लगाया, जिस पर लगाया उसका फिजिकल एविडेंस होता है, वो रिकाउंटिंग भी कर सकते हैं। मगर मशीन में वो वोट डालने के बाद किसी भी स्तर पर, एक्सपर्ट कहते हैं हर लेवल पर, वोट डालने के बाद कलेक्टर के ऑफिस में जब वो 3 दिन रहता है, उस दौरान भी होता है, उसको किया जा सकता है। अमेरिका के एक्सपर्ट लोगों ने ऐसे कहा हो सकता है, हैदराबाद के एक एक्सपर्ट ने कहा कि हां हो सकता है। अभी हम लोगों ने इसकी 2 फिल्में तैयार की है और हम डेमोन्स्ट्रेट करके सिद्ध कर देंगे कि वो तो कर ही सकते हैं, हम भी करके दिखाते हैं। ईवीएम मशीन को टेम्परिंग करने का जो काम है ये हम भी करके दिखा सकते हैं, और किस लेवल पर, किस स्तर पर ऐसा किया जा सकता है उसको हम करके दिखाते हैं। तो लोगों को यकीन होगा, लोगों को विश्वास होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए साथियों, ये इतना भयंकर मामला है। मेरा तो ऐसा मानना है कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने बदमाशी की, इस बदमाशी की जानकारी अडवाणी को हुई, और जो नायडू है आंध्र प्रदेश का उसको हुई, और एक जीवीएल नरसिम्हा राव है उसको हुई। उसने किताब लिखा डेमोक्रेसी एट ए रिस्क, यानी डेमोक्रेसी खतरे में, ऐसा किताब लिखा, और वो अपने इंटरनेट पर अवेलेबल है और वो उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी देख सकता है। 16 चैप्टर की किताब है और उसमें सारे एविडेंसेस के साथ उसने सारी बातें दी गई है। उसने खुद ही कहा कि मैंने जो आरटीआई में सवाल पूछे उसका सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया, और सरकार के पास जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देते ही उनका बिंग फूट जाएगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सुब्रमण्यम आज के तारीख में चुप है, अडवाणी आज के तारीख में चुप है, नायडू आज के तारीख में चुप है। जो लोग बोल रहे थे वो आज चुप क्यों है? इसलिए चुप है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने बदमाशी की, ये बदमाशी इन लोगों को मालूम हुई, इसलिए कांग्रेस में और बीजेपी के बीच में समझौता हो गया कि 2009 में हमने किया, इसको आप चुप रहो, 2014 में तुम कर ले, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। अभी आपको कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है आप चुप रहो, 14 में तुम करो, मैं चुप रहता हूं। कांग्रेस ने एक भी बयान नहीं दिया। आसाम स्टेट कांग्रेस ने कहा गड़बड़ी हुई, उसके पार्टी के स्टेट यूनिट ने कहा, मगर सेंट्रल यूनिट ने बयान तक नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात, इस देश में ब्राह्मण बनिया मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, इस मुद्दे पर ब्राह्मण बनिया चुप है, एकदम चुप है, कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे, फालतू बातों पर साले घंटा घंटा चर्चा करते रहते, और इस मुद्दे पर उन्होंने कोई डिबेट नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं किया। इसलिए ज्यादा लग रहा है मुझे ये बहुत बड़ा भयंकर षड्यंत्र है। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं ब्राह्मण जब बोलता है, ज्यादा बोलता है तो समझ जाना खतरा है, और जब ब्राह्मण एकदम चुप हो जाता है, चिड़ी चुप हो जाता है, तो समझ जाने का खतरा और ज्यादा है। उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल किया बाबा साहब आंबेडकर ने, कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। चुप रहना भी एक षड्यंत्र है। मीडिया बोलने के बजाय चुप है, और केवल चुप नहीं है, चिड़ी चुप है। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा भयंकर प्रशासन इसमें काम कर रहा है, जुडिशरी इसमें काम कर रही है, सरकार इसमें काम कर रही है, मीडिया इसमें काम कर रहा है, सारा तंत्र इस पर काम कर रहा है, तब नहीं आकर के यह करना संभव होता है। इतना आसान थोड़ी है। इसलिए साथियों, इसको नंगा करने के लिए केवल कोर्ट में जाकर केस करने से कुछ नहीं होने वाला। जनता को सड़क पर उतरे बगैर और इसको रोक लगाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन किए बगैर ये काम होने वाला नहीं है। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा सारे देश भर में इसके विरोध में कम से कम 51,000 इस तरह के कार्यक्रम सारे देश भर में हम लोग लेंगे, ताकि पहले तो लोगों को पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है क्या है ईवीएम मशीन। लोगों को क्या लगता है कंप्यूटर गड़बड़ी कैसे कर सकता है यार, आदमी गड़बड़ी कर सकता है मगर कंप्यूटर थोड़ी कर सकता है। मगर कंप्यूटर को बटन कौन दबाता भाई? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कौन करता है? आदमी करता है। बटन कौन दबाता है? आदमी करता है। काउंटिंग कौन करता है? आदमी करता है। कंप्यूटर अपने आप नहीं करता।
तो इसका मतलब जो आदमी उसमें काम कर रहा है वो आदमी उसमें टेम्परिंग करने का काम कर सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह का काम करती है। इसलिए ये एक भयंकर षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को निश्चित रूप से कुछ जानकारी मिली होगी। आने वाले समय में, बहुत जल्दी समय में, कम से कम 50-60 पेज का बहुत सबूतों के साथ में, एक तो हम लोग फिल्म बना रहे, लगभग 50 मिनट की फिल्म है, तो आपको आंखों से दिखाई देगा, जानकारी भी मिलेगी, दिखाई भी देगा, और हम आपको प्रूव करके, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से किया जा सकता है और हर लेवल पर कैसे किया जा सकता है, इसको सब साबित कर देंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए धन्यवाद।